हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्टिफिशियल सैटेलाइट और ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की बात है कि कभी कभी क्वेश्चन केवल 2 मार्क्स में आता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और ये बहुत बड़ा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन डेफिनेशन जरूर लिख दें। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्बिटल स्पीड के लिए डेरिवेशन या फार्मूला फाइंड करना। तो आज हम उसको पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। रही बात इनके नोट्स की, तो वो नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं, आपने डाउनलोड कर ही लिए होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाकर डाउनलोड करें, अपने साथियों को भी इंस्पायर करें ताकि वो भी इसको डाउनलोड कर सके। इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेने से फ़ायदा ये है कि मेरे बनाए हुए वीडियो एक एक करके आपको लाइन से मिलते जाएंगे, और आपकी पढ़ाई के लिए आपको सीक्वेंस बनाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली बना हुआ सीक्वेंस मिल जाएगा, जिससे आप कॉपी भी कंप्लीट कर सकते हैं, अपने नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को भी अच्छा कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारा आज का लेक्चर शेड्यूल क्या है। तो आज का हमारा लेक्चर 16, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट को। देखिए, अब तक हम 16 लेक्चर पढ़ चुके हैं, 16 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आप अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि आपने कितना इसमें से लेक्चर पढ़ लिया है। यदि नहीं पढ़ा है तो काफ़ी पढ़ाई बाकी है हमारे पास। हम उनको 1 बाय 1 फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करके यहाँ तक आ जाएंगे, तो चैप्टर तो परफेक्ट हो ही जाएगा, और प्रिसाइसनेस इस लेवल की आ जाएगी कि आप किसी को टीच भी कर सकते हैं, किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं जो इससे रिलेटेड है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाकर आप खुद पढ़ सकते हैं, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है। स्टूडेंट्स, हमने कई बार हमारी इन कुछ चीज़ों को देखा है लाइफ में कि जैसे हम मैच देख रहे होते हैं, जैसे अब इन दिनों में IPLs हैं या फिर और भी कोई चीज़ें हैं जैसे हम देखते हैं, तो कभी कभी देखने के बाद बहुत सी बात तो ये बात प्रश्न दिमाग में नहीं आता, लेकिन कभी कोई क्वेश्चन आता है कि ये सिग्नल्स कहाँ से आ रहे होंगे। तो ये सिग्नल्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं? जहाँ मैच चल रहा है वहाँ से डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, वहाँ से ये सिग्नल्स सैटेलाइट को दिए जाते हैं, सैटेलाइट उन्हें पावरफुल बनाता है और फिर हमारे सैटेलाइट के द्वारा हमारे तक पहुंचते हैं। यानी सैटेलाइट बीच में एक डिवाइस होता है जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है, और केवल एक ही काम नहीं कर रहा है कि हमें टेलीविज़न दिखा रहा है। इसके अलावा सैटेलाइट बहुत सारे काम करते हैं, जैसे एजुकेशन फील्ड में आपको सारे नोट्स या फिर लेक्चर्स मिल जाते हैं, या फिर हम ये कहेंगे फोरकास्ट ऑफ वेदर की बात करें तो वो सब मिल जाती है, जिससे काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है। फिर यहाँ तक भी देखा गया कि आजकल तो ऐसे सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं जिसके अंदर हमको ये भी पता लग जाता है कि वो भूकंप या सुनामी वगैरह किन किन कंडीशनों में कब कब कहाँ आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें कौन हेल्प कर रहा है? सैटेलाइट हेल्प कर रहा है। रॉकेट की हेल्प से उसको प्रोजेक्टाइल करता है, और जिस वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्टाइल करके भेजा जाता है वही ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड कहलाती है, और उसी का डायरेक्शन अब हम निकालने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, हम पहले देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या चीज़ है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड सैटेलाइट विच रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैन मेड है, मनुष्य के द्वारा बनाए गए, ह्यूमन के द्वारा बनाए गए वो सैटेलाइट है जो अर्थ के आसपास गोल घूमते हैं। इनमें क्या होता है, पोलर सैटेलाइट भी होते हैं और उनकी डायरेक्शन भी तय होती है किस ओर से किस ओर घूमेंगे। हाँ, एक बात कॉमन सब में होती है कि उनका रिवॉल्विंग पीरियड सेम होता है, वो होता है 24 आवर्स। क्योंकि यदि अर्थ के आसपास हम उसका रिवॉल्विंग पीरियड 24 आवर्स नहीं रखेंगे तो हमारा कंट्री रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, हमारा कंट्री अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, और सैटेलाइट की स्पीड यदि ज़्यादा रही, उसका जो टाइम पीरियड ज़्यादा रहा, तो हमारे कंट्री को छोड़कर नेक्स्ट कंट्री की ओर चला जाएगा, और कम रहा तो पीछे रह जाएगा। हमेशा हमारे कंट्री के ठीक सामने दिखना चाहिए, इसलिए इसका रिवोल्यूशन पीरियड कितना रखा जाता है? 24 आवर्स रखा जाता है। ये क्लास में क्वेश्चंस हैं जो टीचर्स पूछ बैठते हैं पढ़ाने के बाद, अच्छा चलो बताओ उसका रिवोल्यूशन पीरियड क्यों 24 आवर्स रखा? तो कहना सर, हम लोग जब देखते हैं कि जिसको लॉन्च किया हमारे कंट्री के ठीक सामने रहना चाहिए ताकि हमारे कंट्री के लिए वर्क कर सके, तो उसका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के इक्वल रखा जाता है, रिवोल्यूशन पीरियड सेम रखा जाता है। ये बातें याद रखो। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड सैटेलाइट विच रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। अब क्या होता है, जब वो अर्थ के आसपास घूम रहा है, तो अर्थ अपना ग्रेविटेशन पुल उस पर अप्लाई करेगी। इस ग्रेविटेशन पुल से, मान लीजिए सपोज ये जो है सैटेलाइट है और ये अर्थ है, ये इसके आसपास घूम रहा है, तो ये इसको अर्थ क्या कर रही है? पुल कर रही है। पुल करने से जो ग्रेविटेशनल पुल इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, वो फोर्स इसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल करवा देता है। तो जिस सेंट्रीपिटल फोर्स की हेल्प से क्या होता है? घूमने लगता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को घूमना है तो उसको एक फोर्स की ज़रूरत तो होगी, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, वही प्रिंसिपल बन जाता है इस चीज़ का। तो कभी पूछा जाए कि इसका सैटेलाइट का प्रिंसिपल क्या है, तो यहाँ पे मैंने ये ब्लू और रेड में लिखा है, बता रहा हूँ मैं पढ़ के आपको। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी टू मूव द सैटेलाइट। वही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो नेसेसरी होता है उस सैटेलाइट को घूमने के लिए। इनटू द सर्कुलर ऑर्बिट, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। इसे ही हम प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ एक डायग्राम भी देख रहे होंगे आप लोग कि ये अर्थ बनी हुई है यहाँ ब्लू,
और इसके आसपास ये सैटेलाइट को पोजीशन बताई गई। तो ये ऑर्बिट दिखाई गई सैटेलाइट की और एक लाल पॉइंट बनाया है जो सैटेलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सैटेलाइट ऑर्बिट शुड आउट बी एटमॉस्फेयर, अदरवाइज ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द एयर इट विल बी बर्न एंड डिस्ट्रॉय। स्टूडेंट्स, ये एक अच्छी बात आपको मालूम होनी चाहिए कि ये सारी जो सैटेलाइट की लॉन्चिंग होती है उसे किस जगह उसके ऑर्बिट में डाला जाता है, एटमॉस्फेयर के आउटसाइड। एटमॉस्फेयर में डालेंगे तो एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा ग्रेविटेशन पैदा होता, इतना ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होता है कि फ्रिक्शन में क्या होता है, उसके ऊपर हीट बढ़ने लगती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है और एक समय बाद वो इग्नाइट होकर जल के डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसी हैपनिंग पहले हुई है। हमारे भारतवंश की एक कल्पना चावला जो थी, वो स्पेस से जब लौट रही थी और एटमॉस्फेयर में जब उनका स्पेसक्राफ्ट आया तो एटमॉस्फेयर की हीट से वो क्या हो गया, पूरी तरह से बर्न हो गया था स्टूडेंट। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों इसके बाहर रखा जाता है, इसलिए इनको बाहर रखा जाता है। तो ये सैटेलाइट क्या होते हैं, जब एटमॉस्फेयर में आते हैं हम बहुत सिंपल सी बात सोचते हैं कि ऐसा क्या होगा कि आग लग जाती है, क्योंकि प्लेन भी तो उड़ते हैं, लेकिन प्लेन उस एटमॉस्फेयर में उड़ते रहे, लेकिन उनकी वेलोसिटी इतनी नहीं होती जितनी इनकी वेलोसिटी होती है। इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है प्लेन के कंपैरिजन में, इसलिए प्लेन पर फ्रिक्शन तो लगेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कि वो आग पकड़ ले, लेकिन इनमें इतना ज़्यादा वेलोसिटी होता है कि वो तेज़ी से आते हुए उनके ऊपर फ्रिक्शन बढ़ता है एयर से और एटमॉस्फेरिक गैसेस से और पार्टिकल्स से, कि उनका टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ता है और वो जल जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात मैंने लिख कर दी है ताकि आप इसको पढ़ सकें। आई थिंक बहुत सिंपल बात थी। एक तो सिंपल थी कि क्या है उसका प्रिंसिपल क्या है और कौन सी बात हमें याद रखना चाहिए, 3 फैक्टर है इसमें। अब रही बात हम इसके डेरिवेशन की, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ऑर्बिटल स्पीड के लिए हम जो डेरिवेशन निकालने वाले हैं उसके लिए डायग्राम बना हुआ देख रहे हैं आप यहाँ पे। अर्थ है, उसकी रेडियस क्या है, आर है, उसका मास m है और उससे h हाइट पर एक m मास का ऑब्जेक्ट जिसको हम सैटेलाइट कह सकते हैं, वो अपने ऑर्बिटल में घूम रहा है। उसको सर्कुलर ऑर्बिटल बना दी हमने क्योंकि बहुत बहुत हद तक वो सर्कुलर ही होती है। वैसे वास्तव में सर्कुलर नहीं होती है, लेकिन या स्टडी के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं, सर्कुलर, क्योंकि बहुत हद तक वो वैसी ही बनी होती है। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट into the orbit around the earth. It is denoted by VO। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कई बार क्या होता है, एक कन्फ्यूजन बहुत कॉमन होता है। वो कॉमन क्या है कि नाम कैसा लग रहा है, ऑर्बिटल स्पीड, कि ऑर्बिटल में जाने के बाद वेरा जो स्पीड होगी किसकी, सैटेलाइट की, तो ऑर्बिटल में घूमने की स्पीड नहीं, ऑर्बिटल में घूमने की स्पीड नहीं है, ऑर्बिटल में इसको पहुंचाने की स्पीड है। मतलब हम अर्थ सरफेस से उसके ऑर्बिटल में जो भेज रहे हैं उसको भेजने के लिए जो हमें स्पीड चाहिए वो ऑर्बिटल स्पीड है। ध्यान रहे, कन्फ्यूजन होता है कि ऑर्बिटल में घूमने की स्पीड है क्या, नहीं, उसे ऑर्बिटल में भेजने की स्पीड है। कौन, ऑर्बिटल स्पीड। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं। जैसे प्रिंसिपल में क्या होगा, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू सैटेलाइट, और ऑब्वियसली उसको घूमना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि बिना उसके तो घूम ही नहीं सकता है वो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कहाँ से मिल रहा है, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो सैटेलाइट और अर्थ के बीच में होता है उससे ये मिलता है ताकि ये इसके आसपास घूम सके। यानी क्या ध्यान देना है, प्रिंसिपल क्या है कि इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, सैटेलाइट है, ये घूम रहा है, घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स के होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिला है वो इन दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो F=G m1m2 अपॉन r² या d² के फार्मूले से निकलता है, वो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर उसे अवेलेबल कराता है। क्या अवेलेबल कराता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसको घूमने के लिए ज़रूरी होता है। यानी यहाँ पर हमें एक बात ध्यान देना पड़ेगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसके सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल होगा तभी तो वो एक कॉमन वेलोसिटी से या कॉमन स्पीड से घूम सकेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं, जो हमने डायग्राम बनाया उसके ही डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं पूरे यहाँ पर। Let mass of Earth is capital M and the radius is r. A satellite of mass small m revolving around the Earth at a height h above the Earth's surface with velocity v_o। यहाँ पर v_o वेलोसिटी से वो क्या करा गया, फेंका गया और वो h हाइट के ऊपर अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है। Then the distance of satellite from the surface to Earth r+h। क्योंकि देखिए ऑब्वियसली इस डायग्राम को देखें समझ में आएगा कि अभी सैटेलाइट की डिस्टेंस सेंटर से कहाँ तक है, r तो रेडियस है और उससे h हाइट पे हुआ है तो r+h हो जाएगी। फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ द सैटेलाइट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज। अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स देख लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है आप हम जानते हैं, हम सेंट्रीपिटल फोर्स लिख लेते हैं यहाँ पे, वो होता है mv² अपॉन r।
लेकिन एम वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे? अब देखिए ध्यान से, एम तो अपनी प्लेस पे रहेगा, वी है ना वेलोसिटी, तो उसको हम लिख देंगे वी ज़ीरो या वी ओ कहेंगे ऑर्बिटल, इसलिए वी ओ। और आर जो है वो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर प्लस एच हो जाएगी, क्योंकि अर्थ सरफेस से एच हाइट पे सैटेलाइट है, प्लस रेडियस है, क्योंकि फोर्स तो सेंटर से लग रहा है, तो वो क्या होगा? आर प्लस एच। फोर्स ऑन, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये तो बात समझ में आ गई आपको कि सेंटीमीटर फोर्स ये होगा। सेंटीमीटर फोर्स हमको मिल चुका है, हम इसको एक काम करते हैं इक्वेशन 1 दे देते हैं ताकि आपको एक इजी हो जाए। ये मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ। अब यहाँ पे दूसरी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी इस बात को समझाया है। क्या बात समझाइए कि मतलब इसको जो सेंटीमीटल फोर्स मिल रहा है वो ग्रेविटेशन फोर्स से मिलेगा, तो हम ग्रेविटेशन फोर्स का भी पता कर लें, वही हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट, ग्रेविटी कितना है इस फोर्स सैटेलाइट पे वो हम देखते हैं। वो होगा जी एम, ये एम अर्थ के लिए स्टैंड करता है और स्मॉल एम उस सैटेलाइट के लिए करता है, अपॉन आर स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर या आर स्क्वायर, तो वो होगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस तो हमारी जो आर है स्मॉल आर वो कितनी है? कैपिटल आर प्लस एच है। ध्यान दें यहाँ पर केवल आर नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे तो इसका मतलब होगा सैटेलाइट अर्थ सरफेस पे है, हमें सैटेलाइट को अर्थ सरफेस से अबव ले जाना है एच हाइट पे, तभी तो रिवॉल्व करेगा वो। तो यहाँ आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब मैंने आपसे कहा था कि प्रिंसिपल में क्या है कि सेंटीमीटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है कौन? यही ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों फोर्स क्या होता है? इक्वल होंगे। तो अब इन दोनों को हम इक्वल कर दें यदि, तो देखिए क्या बनता है, तो एम वी ज़ीरो स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात आप देख रहे हैं कि स्मॉल एम से कैंसिल हो रहा है, और यहाँ आर प्लस एच डिनोमिनेटर के, दोनों डिनोमिनेटर को देखें आप, यहाँ डिनोमिनेटर में आर प्लस एच है, यहाँ आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर यानी 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स से ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ये देखिए इसको कैंसिल कर दिया। अब जो बच गया है उसको हम लिख लेते हैं, तो हमें मिला है वी ज़ीरो स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच। तो यदि हम वी ओ निकाल लें इसमें से, तो वी ओ की वैल्यू होगी अंडर द रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, ये वैल्यू हमें मिल गई। तो एक तो हमारा फार्मूला यही आ गया स्टूडेंट्स, ये भी फार्मूला माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कभी पूछा जाए तो इस फार्मूले को भी आप मेंशन कर सकते हैं कि ये फार्मूला, लेकिन इसको कंप्लीट फार्मूला नहीं माना जाता। ये एक स्टेप मिली है हमें, ये भी फार्मूला है जो हम यूज़ करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में जब तैयारी करेंगे, तो लेकिन इसका फाइनल फार्मूला अब आगे निकलेगा। अब यहाँ से मैं इस स्टेप को आगे लेके फिर से बढ़ाता हूँ। देखिए हमारे पास आ गया है वी ओ इक्वल टू अंडर रूट जी एम, वी ओ इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से मैं हुआ याद दिलाऊंगा आपको कि जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी और जी में रिलेशन होता है, ये हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब इससे हम जी एम की वैल्यू निकालेंगे, तो जी के अपॉन में 1 ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो कैपिटल जी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जी आर स्क्वायर में वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो लिख देते हैं यहाँ पे कि पुटिंग वैल्यू ऑफ जी एम। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ स्टूडेंट्स, इसलिए नहीं कि मैं आपको बहुत लंबा करके बताना चाहता हूँ, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ इस तरीके से कि आप भी एग्जाम में इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आंसर की प्रिसाइजनेस अपनी बहुत हाई लेवल की हो जाती है। हमें केवल 11th ही पास आउट नहीं करना है कि 11th पास हो जाएंगे, हमें उन एजुकेशन की अच्छी आदतों को अपने अंदर डालना है ताकि हम हमारी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर सकें, ताकि आगे जाके भी आपको करियर में कहीं परेशानी ना आए और आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकें। तो इस तरह से सेंटेंसेस को यूज़ करें और फिर बताएं कि किस तरह से किया है। अब देखिए वी ओ इज इक्वल टू जी एम, तो मैंने जी आर स्क्वायर ले लिया है, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, और इस पर क्या लगा हुआ है? इस पर लगा है रूट, ये देखिए रूट लगा दिया हमने। अब ये मान लूँ मैं कि आर प्लस एच जो है, ये आर प्लस एच अप्रोक्सीमेट इक्वल हो आर के, क्योंकि रेडियस काफ़ी बड़ी है एच के कंपैरिजन में। रेडियस जो है अर्थ की बहुत बड़ी होती है उस हाइट के कंपैरिजन में जहाँ पर सैटेलाइट को हमने सरफेस से भेजा है, तो हम उसको मान सकते हैं इक्वल टू द आर। अब यदि वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ तो वी ओ इक्वल टू अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन, इसको हम केवल आर लिख देते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आर हमने लिखा है, तो यहाँ ऊपर आर 2 बार है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो वैल्यू मिलती है
वो मिलती है VO इक्वल टू अंडर रूट GR, और यही वो डेरिवेशन है स्टूडेंट ऑर्बिटल स्पीड का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, अंडर रूट GR। और एक बात ध्यान दें, कन्फ्यूजन ना हो, एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट 2GR होती है, जबकि ऑर्बिटल स्पीड जो होती है अंडर रूट GR होती है। तो ये इस प्रकार से हम ऑर्बिटल्स के और स्पीड को या ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अब इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम। अब यहाँ ध्यान देने की बात आती है, G और R किसके लिए लेंगे, क्योंकि हम अर्थ से भेज रहे हैं तो ऑब्वियसली अर्थ के लिए G की वैल्यू ली जाएगी और R की वैल्यू ली जाएगी स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम दोनों वैल्यूज अर्थ से रिलेटेड ही लेने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं हम, सो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स मास एंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड अपॉन हाइट फॉर द अर्थ सरफेस। देखिए क्या लिखा है, आपने समझा, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स मास। सैटेलाइट कितना हैवी है, किस मास का है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इस डेरिवेशन में कहीं भी हमें मास नहीं मिल रहा है, यानी मास इस पर डिपेंड नहीं करता है। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन इट्स हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, लेकिन अर्थ सरफेस की हाइट पर डिपेंड करता है। हाइट यदि हम बहुत ज़्यादा ले जाएंगे तो फिर हम ये वैल्यू नहीं लिख सकते कि R + H इज इक्वल टू R। हम अप्रॉक्सीमेट लिख रहे हैं, इसलिए अप्रॉक्सीमेट से हमें फार्मूला मिल जाता है। अब ये तो हमारा फार्मूला मिल गया, अब हम इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू देख लेते हैं कि एक्चुअली वैल्यू क्या है। ये तो हमको पता लग गया है, जैसे हमने एस्केप वेलोसिटी की निकाली थी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। इसे ऑर्बिटल वेलोसिटी की देखें कि हमें रॉकेट को किस वेलोसिटी से लॉन्च करना पड़ेगा कि वो सैटेलाइट को अपनी ऑर्बिट में मतलब स्टेबल कर सके। तो उसके लिए हम देखते हैं ऑर्बिटल स्पीड। देखिए यहाँ पर लिख रखा है, ऑर्बिटल स्पीड वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस नियर इज 8 किलोमीटर पर सेकंड। ये प्रूव करना है हमको, कि आप प्रूव करो कि ऑर्बिटल स्पीड होती है वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस के थोड़ा पास, नियरली 8 किलोमीटर पर सेकंड। उस समय वो कितनी होना चाहिए, 8 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम पहले फार्मूला ले लेते हैं। देखिए मैं फार्मूला ले रहा हूँ, VO इक्वल टू अंडर रूट GR। तो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है वो देख लें, हमें गिवन है वो देख लेते हैं। तो G की वैल्यू हमें दी हुई है और R की वैल्यू भी दी। तो G की वैल्यू हमें क्या दी है, G की वैल्यू दी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमें पता है, G की वैल्यू स्टैंडर्ड है। R जो है अर्थ के लिए लेना है तो 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये कांस्टेंट वैल्यू स्टूडेंट्स आप कभी भी ध्यान देना, ये एग्जाम में दी नहीं जाती हैं। हमें अर्थ के सारे मासेज, उसका रेडियस, डायमीटर और मून के भी सभी हमें याद रख लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये हमें कहीं ना कहीं हमें गलती करवा देंगे और बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं आ पाएंगी। तो G और R की वैल्यू को हम यदि पुट करते हैं तो क्या हुआ, VO इक्वल टू अंडर रूट, G की वैल्यू हमने रख दी 9.8 और R की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁶। जैसे मैं जनरली आपको कहता रहता हूँ कि हमेशा रियल नंबर को एक साथ पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले मैं रियल नंबर को एक साथ ले लेता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, मैं यहाँ पे 9.8 इंटू 6.4 को ले लेता हूँ और 10⁻⁶ का मैं रूट निकाल लेता हूँ, तो वो होगा 10⁻3। हमेशा ध्यान दें, कभी कभी क्या होता है कि हम जान नहीं पाते और यहाँ पे जो पावर होती है वो इवन नंबर पे नहीं होती है और वो ऑड नंबर पे होती है। जैसे 10⁻7 होता, तो 10⁻7 होता तो या तो उसको 10⁻6 बना लें या 10⁸ बना लें। आगे नंबर डेसिमल का बढ़ा के या घटा के इसको कर सकते हैं, छोटी क्लास में आपने सीख रखा है। अब स्टूडेंट्स मैंने जैसे आपसे कहा था, अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों को इंटू करेंगे, ये जो दोनों रियल नंबर्स है, तो 62.72 के अप्रॉक्स आता है और 10⁻3 अपनी जगह पर होता है। अब यदि हम इस नंबर का रूट निकालें 62 तो 8 64, 8 से कहीं कम आएगा तो वो 7.9 के आसपास आता है। 7.9 इंटू 10⁻3 मीटर, ये इसकी ऑर्बिटल स्पीड आ जाती है स्टूडेंट। अब यदि मैं इसको किलोमीटर में चेंज करूं तो VO इक्वल टू 7.9 इंटू 10⁻3 अपॉन में भी 10⁻3 से डिवाइड कर देंगे, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमें मिल जाएगा VO इक्वल टू 7.9, जो अप्रोक्सीमेट 8 किलोमीटर पर सेकंड होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने देखा कि उसने जो क्वेश्चन पूछा था, उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि प्रूव ऑर्बिटल स्पीड वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस इज नियरली 8 किलोमीटर पर सेकंड। नियरली 8 किलोमीटर ही आई है हमारे पास। तो इस प्रकार से ये हमारा इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी रहता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछे हैं, ध्यान दें कि कैलकुलेशन भी पूछा है क्या। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस करने से अच्छी स्टेप्स आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर बिना देखे लिख के देख लें, रेंडमली टेस्ट लेके अपना देख लें, तो आप परफेक्ट हो जाएंगे।
मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।